Hello student, my name is Mohammad Shamshad Alam and now I am going to teach you the first chapter of 10th class civics, that is the power sharing. Power sharing यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज, इसमें हम लोग दो कंट्रीज़ के जो है वो डिफरेंसेस देखेंगे। एक तो सबसे पहला है बेल्जियम का, आप लोगों में एग्जांपल्स दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है आपके श्रीलंका का। और दोनों कंट्रीज़ का जो वहाँ पे इथनिक कंपोजिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसीलिए अलग अलग रीज़न है दोनों जगहों पे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एराइज होने के। तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एराइज होता है। ठीक, अगर कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है तो क्या हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, अगर ख़त्म कर सकते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमें मतलब जो है लेने की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें हम आज यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के मतलब डिफरेंसेस देखेंगे कि किस तरीके के मतलब जो है इतनी कंपोजिशन है और वहाँ पे किस तरीके की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो डेवलप हुई, क्या क्या रीजंस थे डेवलप होने के। फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इनको ख़त्म करने के लिए क्या क्या मतलब मेजर्स हम लोगों ने मतलब जो बेल्जियम के लोग थे उन्होंने इस्तेमाल किया और श्रीलंका में ये प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ जो हमारे मतलब जो है आपके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इन सारी चीज़ों को भी स्टडी करेंगे कि इनकी क्या ज़रूरत है हमारे सोसाइटीज़ में। तो इसको अगर हम लोग देखें तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये कौन सा चैप्टर है हमारा, दैट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, ठीक है। तो पावर तो आप लोग जानते ही होंगे, शक्ति, ठीक है, ताकत। तो पावर जो है हमारा किसी भी काम को करने के लिए हमें मतलब जो है पावर की ज़रूरत होती है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरत पड़ी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से आपके बेल्जियम से। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। ठीक है, तो बेल्जियम की कैपिटल कहाँ पे है, ब्रसेल्स कैपिटल है। और यहाँ पे बेल्जियम में अलग अलग इथनिक कंपोजिशन के लोग जो है वो रहते हैं। इथनिक कंपोजिशन क्या होता है कि एक ही कल्चर और एक ही लैंग्वेज को शेयर करने वाले लोग, एक ही रिलीजन को शेयर करने वाले लोगों को हम लोग इथनिक मतलब कंपोजिशन कहते हैं। और अलग अलग डिफरेंसेस इथनिक कंपोजिशन में क्या था, तो वहाँ पर डिफरेंसेस ये थे कि मतलब हमारा जो बेल्जियम है, पूरे बेल्जियम को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कैसे दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो हिस्से में हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा फ्लेमिश रीजन जो कि डच मतलब स्पीकिंग लैंग्वेज वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं आपके कि जो लैंग्वेज स्पोकन है हमारा बेल्जियम में, और जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स वहाँ पे। ठीक है, तो बेल्जियम की कैपिटल कहाँ है मतलब उसका, तो ब्रसेल्स है और बेल्जियम। यहाँ पर अलग अलग इथनिक कंपोजिशन के लोग जो हैं वो रहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो बेल्जियम में 59% लोग जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन। और ये लोग मतलब कौन से लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद हम लोग 40% अगर बात करें हम लोग जो वॉलेनियन रीजन है, ठीक है, यहां पर जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हैं फ्रेंच, मतलब फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% जो लोग हैं वो आपके बेल्जियन है। ठीक है, बेल्जियंस रीजन में जो रहते हैं बेल्जियंस, और ये स्पीक करते हैं आपके जर्मन। तो जर्मन भाषा यहाँ पर देखिए 3 भाषा मतलब बोलने वाले लोग जो है वो बेल्जियम में रहते हैं। अगर पूरे बेल्जियम की बात की जाए तो फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले रहते हैं, वॉलेनियन रीजन में फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं, और 1% पे जर्मन बोलने वाले लोग जो है वो रहते हैं। लेकिन इसी के मुख्तलिफ ब्रसेल्स में है जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, बिल्कुल अलग। कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि डच बोलने वालों की तादाद बेल्जियम में ज़्यादा है। किसकी तादाद ज़्यादा है बेल्जियम में, तो डच बोलने वाले मतलब डच भाषा के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, 59% है। लेकिन
अगर हम मतलब जो है ब्रसेल्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, ओनली 20%। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये तो आपका सेकेंड लैंग्वेज हो गया ब्रसेल्स में। फर्स्ट लैंग्वेज कौन था यहाँ पर? तो फ्रेंच। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो आपके ब्रसेल्स में ज्यादा है। तो यहां से आपका दो क्वेश्चन निकल करके आया। पहला क्वेश्चन ये आया कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा है? तो 59% लोग, और वो कौन है? डच हैं। ठीक है, डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद ब्रसेल्स में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग कौन से थे? इथनिक कंपोजिशन किसका था? तो 80% था फ्रेंच लोगों का। अब सवाल ये होता है हमारा यहाँ पर कि आप कहिएगा सर यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है? तो कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है यहाँ पर कि आपके जो फ्रेंच हैं, मतलब जो लोग ब्रसेल्स में रहते हैं, दे वर रिच एंड दे वर एजुकेटेड, मतलब ये लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन उसके कंपैरेटिव अगर हम डच की बात करें और जर्मन की बात करें तो ये लोग जो है वो कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनके पास कम वेल्थ है। ठीक है, कम मतलब जो है अमीर है। तो इस तरीके से ये जो है मेन डिफरेंसेस का कारण जो है वो बनता है बेल्जियम और ब्रसेल्स के लोगों के बीच में। तो दोनों मतलब यहां पर देख रहे हैं कि इथनिक कंपोजिशन जो हम लोगों का, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स इथनिक कंपोजिशन है कि बेल्जियम में भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद बिल्कुल अलग है ब्रसेल्स में भाषा बोलने वाले की तादाद से। तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एराइज होता है। ठीक है, 1960s से 80s के मतलब जो है 70s के दौर में, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एराइज होना शुरू होता है और जिसकी वजह से बेल्जियम में प्रॉब्लम जो है एराइज होने लगते हैं। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, दे वर मोर creative and they want to solve the problems which are exist in their societies। मतलब अपनी सोसाइटीज में जो इतनी प्रॉब्लम्स और कल्चरल प्रॉब्लम्स, रिलीजियस प्रॉब्लम्स, इनकी वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एराइज हो रहे थे, उनको ये लोग खुद सॉल्व करना चाह रहे थे। तो किसी भी काम को करने के लिए जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले नीयत की जरूरत होती है, तो यहाँ पर बेल्जियम के लोगों की नीयत बहुत अच्छी थी और ये चाहते थे कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो और सारे लोग, जितने भी लोग बेल्जियम में रह रहे हैं, उन सब की प्रॉब्लम, चाहे वो ब्रसेल्स के लोग हों, चाहे वो बेल्जियम के लोग हों, चाहे वो किसी भी इथनिक कंपोजिशन, इवन कि जो 1% जर्मन स्पोकन मतलब लोग थे जो कि बेल्जियम में रह रहे थे, उनको भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए मतलब सरकार में, और उनको भी मतलब जो है फील होना चाहिए कि वो भी मतलब इस देश के मतलब जो है पार्ट है, इस देश का हिस्सा है। तो इस वजह से मतलब जो है हमारे जो बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मतलब जो है कंसेप्ट दिए। सबसे पहले तो उन्होंने 1970s से लेकर, ठीक है, 1970 से लेकर के 1993 तक, 1993 तक 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, परिवर्तन किया, चेंज किया, अमेंडमेंट किया। तो सवाल यहां से भी आता है कि 1970 से 1993 में मतलब इन दौरान कितनी बार बेल्जियम के कानून को बदला गया? तो 4 बार बेल्जियम के कानून को बदला गया। और ये 4 बार बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब कोई आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, परफेक्शन लाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने भी ये किया कि जो फ्रांस मतलब बेल्जियम में जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने टाइम टू टाइम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना शुरू किया, ताकि जितने भी इथनिक कंपोजिशन ग्रुप्स के लोग मतलब जो है बेल्जियम में रह रहे हैं, उन सबको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन का मौका मिले। एक तो पहला काम उन्होंने ये किया। दूसरा काम किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि जब कभी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है बेल्जियम में या ब्रसेल्स में, तो उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे इथनिक कंपोजिशन के इक्वल नंबर्स होते हैं। तो इक्वल नंबर्स के होने से क्या फायदा होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बीच से खत्म होता है और सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। तो इक्वल मिनिस्टर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये दूसरी मतलब उनकी बहुत अच्छी मतलब जो उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नजरिया निकाला
कि जो मिनिस्टेरियल पोस्ट थे बेल्जियम में उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे इथनिक कंपोजिशन के बीच में। तीसरा था मोर पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में भी फेडरल स्ट्रक्चर है कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सेंटर, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने पावर इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हमारा कंट्री जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर सके और हर लेवल पर सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। उसी तरीके से फ्रांस मतलब बेल्जियम में भी मतलब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हर मतलब ग्रुप्स को मतलब जो है पावर शेयर करने का मौका दिया। और यहाँ पर जो पहले मतलब 1970s से पहले ज़्यादातर बेल्जियम के पावर्स जो हैं वो सेंटर के हाथ में थे, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होता था। अब जब 1970 से 1993 के बीच 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया तो इसके तहत वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन थे पावर के उसका ज्यादातर पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया कि बिना स्टेट गवर्नमेंट के मतलब जो है आपके सहमति के सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नया कानून नहीं बना सकती है। अगर उसको बनाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और मिलजुल कर मतलब जो है साथ जो है वो सरकार चलाएंगे सेंटर और स्टेट। तो इस तरीके का फंक्शन जो है वहां पर शुरू किया। तो मोर पावर गिवन टू द स्टेट एज कंपेयर टू द सेंटर। लेकिन हमारे कंट्रीज में क्या है, सेंटर हैज मोर पावर एज कंपेयर टू द स्टेट, स्टेट हैज मोर पावर एज कंपेयर टू द लोकल गवर्नमेंट दैट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द पंचायती राज। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं, यहाँ पर ज्यादातर जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। यहाँ पे देखिए कि एक ही स्तर पर मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, अभी हम लोग बाद में कम्युनिटी गवर्नमेंट को पढ़ेंगे कि हम लोग के यहाँ लोकल गवर्नमेंट इसको कहते हैं और वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग अलग हम लोग अभी बात किया कि यहाँ पर जो इथनिक कंपोजिशन था बहुत ही कॉम्प्लेक्स था बेल्जियम का। तो अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो इस तरीके से वहां पर एक नई मतलब जो है स्तर की सरकार जो है वो बनी दैट इज नोन एज कम्युनिटी। जो भी अपने रिलीजन के लोग हैं तो वो अपना गवर्नमेंट बना सकते हैं अपने लेवल पे। जो भी किसी अलग डिफरेंट कल्चर के लोग हैं वो अपने कल्चर का ग्रुप बना करके मतलब जो है लोकल गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब उनको लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मिला तो जो बेल्जियम की प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ही आसानी से स्मूथली जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस वजह से हम लोग बेल्जियम को कहते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मतलब जो है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो है वो काम किया और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी उनको इन्होंने खत्म कर दिया, इनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल लें तो श्रीलंका में ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था एज कंपेयर टू द बेल्जियम। तो श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका इज आवर नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हमारे मतलब जो है और ये हमारे कोस्टल एरियाज से बहुत ही मतलब नज़दीक है। और तमिलनाडु जो है वो बहुत ही करीब, सबसे करीब जो स्टेट भारत का पड़ता है। तो यहाँ से भी कभी कभी एक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो श्रीलंका से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो श्रीलंका से बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इसकी श्रीलंका की कैपिटल अभी जो है वो श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे इसकी कैपिटल है और पहले कोलंबो था। तो इस तरीके से श्रीलंका जो है कैसे मतलब आज़ादी मिली अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस जो है इंडिया के बाद मिला और 4 फरवरी ठीक है 1948 14 फरवरी ठीक है 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। और श्रीलंका आज़ाद होने के बाद इन्होंने मतलब वहां पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना शुरू किया। लेकिन गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसमें प्रॉब्लम एराइज होने शुरू हो गए। तो अब पहले समझते हैं हम लोग कि क्यों प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तो इथनिक कंपोजिशन सबसे पहले हम लोग श्रीलंका का देखते हैं। तो श्रीलंका में एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था सिन्हेला कम्युनिटी और दूसरे थे सब ग्रुप्स में 2 शामिल थे, एक तो श्रीलंकन तामिल्स
और दूसरे थे इंडियन तामिल्स, इंडियन तामिल्स। तो श्रीलंकन तामिल्स की आबादी थी 13% और इंडियन तामिल्स की आबादी थी 5%। तो इसका मतलब है कि 18% जो है इन ग्रुप्स का मतलब जो है पूरा कंसंट्रेशन था। और इन दोनों को छुड़ा करके 7% जो है यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों की भी आबादी थी। और क्रिश्चियन लोगों में भी कुछ लोग सिनिला को मानते थे और कुछ लोग मतलब जो है आपके जो दूसरा जो हमारा ये था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो मतलब जो है वो लैंग्वेज, तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। सिन्हिला लैंग्वेज भी बोलने वाले लोग थे, फिर तमिल भी बोलने वाले लोग थे। तो तमिल में आपके हिंदू भी थे और तमिल में मुस्लिम भी थे। तो 7% क्रिश्चियन का भी वहां पर मतलब पॉपुलेशन था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका कंसंट्रेशन किस तरीके से था। अगर हम मान लें कि ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका का जो आपके नॉर्थ में और ईस्ट में जो कंसंट्रेशन था, दे वर द श्रीलंकन तामिल्स। तो श्रीलंकन तामिल्स जो है वो आपके नॉर्थ और ईस्ट में, यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि श्रीलंकन तामिल्स का कंसंट्रेशन जो है वो श्रीलंका में किस जगह पर था। तो नॉर्थ एंड ईस्ट में श्रीलंकन तामिल्स का कंसंट्रेशन था। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें कि इंडियन तामिल का कंसंट्रेशन कहां था, तो हम लोग देखते हैं सदर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका के सदर्न पार्ट में मतलब इंडियन तामिल्स का कंसंट्रेशन था। और इंडियन तामिल्स की आबादी कितनी थी? 5%। श्रीलंकन तामिल्स की आबादी कितनी थी? 13%। ठीक। और बाकी रेस्ट ऑफ देम दे वर द सिन्हिलास कम्युनिटी। तो अब यहां पर जो कम्युनिटीज डिफरेंसेस थे ये, और दूसरी चीज रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे श्रीलंका में। सिन्हिलास के ज्यादातर जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो आपके बौद्ध रिलीजन से मतलब ताल्लुक रखते थे। उसके बाद श्रीलंका और इंडियन तामिल्स में मिक्स थे। कुछ लोग मतलब जो है हिंदू थे, कुछ लोग मुस्लिम्स थे, कुछ लोग क्रिश्चियंस थे। ये हम ऑलरेडी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से, और बाकी रेस्ट ऑफ पूरे श्रीलंका में जो कंसंट्रेशन था वो सिन्हिला कम्युनिटी का था। तो अब यहां पर देखिए कि मेजर कम्युनिटी यहां पर कौन है, तो सिन्हिला है। तो सिन्हिला कम्युनिटी जो है ये सबसे ज्यादा श्रीलंका में पाए जाने वाली कम्युनिटी थी। और मेजिटोरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब यहां पर ये समझने वाला टर्म है कि मेजिटोरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो मेजिटोरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये ऐसा होता है जहां पर मेजॉरिटी जो होती है वो शासन करती है किसी भी देश पर, किसी भी मतलब रीजन पे, तो उसे हम लोग मेजिटोरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो मेजॉरिटी यहां पर श्रीलंका में सिन्हिलास कम्युनिटी थी, तो उन्होंने यहां पर रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम एराइज हुआ जब 1956 में एक एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के थ्रू सिन्हला मतलब जो लैंग्वेज था वहां पर श्रीलंका में उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो सिन्हिला लैंग्वेज बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। और दूसरे बाकी जो लैंग्वेजेस थे उनको मतलब जो है उन पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कि तमिल लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया गया। और इसकी वजह से फिर एक और मतलब इसके तहत ये पास हुआ कि बौद्ध रिलीजन को ये लोग प्रमोट करने लगे। बाकी सारे जो रिलीजन थे जैसे हिंदू, फिर उसके बाद मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, इन सारे रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करते थे। दूसरा कि जो लोग, अब सिन्हिला लैंग्वेज में भी एक चीज थी कि जो लोग श्रीलंका में सिन्हिला लैंग्वेज बोलते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में, उनको मतलब यूनिवर्सिटीज में, उनको स्कूल्स में, इन सारे जगहों पे उनको कंसिडर्ड किया गया, उनको मतलब जॉब्स प्रोवाइड किए गए, उनको मतलब उनके ऊपर गवर्नमेंट ने ज्यादा मतलब जो है ध्यान दिया। और बाकी जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी श्रीलंका की, जो श्रीलंकन तामिल्स थे, इंडियन तामिल्स थे और क्रिश्चियन थे, इनके ऊपर उतना ज्यादा गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर जो है वो डेवलप हो गया श्रीलंका के तामिल्स और इंडियन मतलब तामिल्स और मतलब सिन्हिलास कम्युनिटीज के बीच में। और इसकी वजह से श्रीलंकन तामिल्स वर डिमांडेड, ये लोग डिमांड करने लगे कि श्रीलंकन तामिल्स को भी मतलब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। फिर उसके बाद इनको मतलब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज छोटी छोटी बना ली अपने मतलब जो है डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और इन्होंने और क्या किया कि इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें जो है अपना अधिकार मिलना चाहिए नॉर्थ और ईस्ट रीजन पे रूल करने के लिए, क्योंकि यहां पर हमारा कंसंट्रेशन है तो यहां हमें भी रूल कर। लेकिन सिन्हिला कम्युनिटीज क्या था कि ये
खुद तो रूल करते ही थे अपने रीजन पे, और उनके रीजन पे भी खुद ही कानून बनाते थे, खुद ही अपनी तरीके से सारा काम जो है वो अंजाम देते थे। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो श्रीलंका में एराइज हुआ, और उसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो श्रीलंका में डेवलप हुई, और इसकी वजह से श्रीलंका का जो मतलब फीचर था अपने मतलब पड़ोसी मुल्कों के सामने वो खराब हुआ। अब थोड़ा सा इंडियन तमिल्स के लोगों के बारे में जानते हैं। ये जो हमारे इंडियन तमिल्स के लोग थे, तो ये लोग मतलब इंडिया से जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको यहाँ से लेकर के गए थे श्रीलंका, और वहाँ पर इनसे मतलब जो है मतलब जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो यहाँ पर करवाते थे। और यहाँ से मतलब जो है इंडिया के लोग शुगर केन की खेती के लिए या मतलब स्पाइसेस की खेती के लिए या फिर मतलब टी कल्टीवेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए मतलब इंडिया से तमिलनाडु से लेकर के गए थे, इसलिए इनका जो टर्म पड़ गया वो हो गया इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स की आबादी कितनी थी? 5%। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अभी हम लोगों ने देखा बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम में ये देखा कि वहां पर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए। श्रीलंका में देखा कि यहाँ पर और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गया श्रीलंका के इंडिपेंडेंस मतलब जो है आज़ाद होने के बाद। और उसमें आप लोगों को क्या क्या सवाल जो है मेन याद रखना है कि श्रीलंका को कब आज़ादी मिली? तो 4 फरवरी 1948 में इसको आज़ादी मिली। दूसरा सवाल ये याद रखना है कि जो हमारे सिन्हिला कम्युनिटीज वाले हैं वो किस मतलब जो है रिलीजन से ताल्लुक रखते थे? तो बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज्म रिलीजन से इनका ताल्लुक था, और गौतम बुद्ध को मानने वाले ये लोग थे। दूसरे जो आपके श्रीलंकन तामिल्स थे और इंडियन तामिल्स थे, इन लोगों का क्या रिलीजन था? तो इन लोगों में कुछ लोग हिंदूज भी थे, कुछ लोग मुस्लिम्स भी थे। इस तरीके से फिर दूसरा सवाल ये भी आता है कंसंट्रेशन। तो वेयर दे वर फाउंड इन द श्रीलंका सिन्हिलाज कम्युनिटीज, तो हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका के पूरे हिस्से में थे, लेकिन अगर हम लोग इंडियन तामिल्स की बात करें तो दे वर कंसंट्रेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, और अगर हम लोग श्रीलंकन तामिल्स की बात करें दे आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। तो इस तरीके से श्रीलंका का मतलब जो है, और बेल्जियम का यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको सेटअप किया गया है आपके चैप्टर में। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में कि व्हाई वी डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर, हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं और इसकी क्या जरूरत है। तो सबसे पहली चीज तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मतलब जो है आप डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएंगे। क्योंकि हमारे जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी और उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में मतलब जो है उन्होंने फ्रांस के सिचुएशन को वहां पर डिस्क्राइब किया। उस टाइम वहां पर मोनार्की थी और किंग जो है वो रूल कर रहे थे वहां पर, और उसके बाद जब किंग रूल कर रहे थे तो सारा पावर्स वहां पर किंग के हाथ में, मतलब एक ही आदमी के हाथ में पावर हुआ करता था। तो जिससे प्रॉब्लम क्या होता था कि मिस यूज ऑफ पावर जो है बहुत ज्यादा वहां पे मतलब जो है होते थे, और पब्लिक का कोई पार्टिसिपेशन सरकार में नहीं होता था क्योंकि मोनार्की सिस्टम था। तो इसीलिए उन्होंने वहां पर कहा था कि पावर जो है वो 3 ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और वो 3 ऑर्गन था आपका कि लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा था जुडिशियरी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो है उन्होंने 3 ऑर्गन्स बताए कि पावर जो है वो 3 हाथों में होना चाहिए ताकि जो मिसयूज ऑफ पावर है वो कम से कम हो सके, और मतलब जो है जो आपको जस्टिस है, इक्वलिटी है, वो प्रिवेल हो सके। तो इस तरीके से मॉन्टेस्क्यू ने ये कंसेप्ट मतलब जो है 17th सेंचुरीज में मतलब दी थी, और वो कंसेप्ट आज फॉलो मतलब जो है हम लोग तकरीबन ज्यादातर जहां जहां पर डेमोक्रेटिक मतलब शासन है वहां पर इसको फॉलो किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के फॉर्म में। चलिए दूसरी चीज की क्यों मतलब अभी हमने कहा कि क्यों जरूरी है। देखिए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है हमारा कि प्रूडेंशियल सिस्टम जो है वो होना चाहिए। प्रूडेंशियल सिस्टम क्या होता है या प्रूडेंशियल क्या होता है? प्रूडेंशियल एक टर्म है जो डिफाइन करता है कि आप मतलब जो है आप कैसे अच्छी तरीके से गेन और लॉस दोनों का अनुमान लगा सकते हैं। तो जितने भी मतलब जो है हम लोग पढ़े लिखे मतलब जो है लोग होते हैं, किसी भी काम को करने से पहले हम लोग प्रॉफिट और लॉस पहले हम लोग उस चीज़ को मतलब दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि ये काम करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इस काम करने से हमें क्या नुकसान होगा। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में भी
मतलब जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम लोग मतलब क्या करते हैं कि पहले उसका अनुमान लगाते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो सोसाइटी किस तरीके से बेहतर चलेगी। तो अच्छी तरीके से हम लोगों को चलाने के लिए प्रूडेंशियल सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इट इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो ये मतलब डेमोक्रेसी की एक मतलब जो है फॉर्म है, और इसमें मतलब जो है आपके कि यहाँ पर लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि मतलब जो है सब लोगों का उसमें आसरा जो है वो बना रहे, और सब लोगों का मतलब जो है आप में विल जो है वो बना रहे कि हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ पावर की। तो शेयरिंग ऑफ पावर क्यों ज़रूरी है, हम लोगों ने देख लिया कि बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होता है, सोसाइटी में बैलेंस बना हुआ रहता है, सब लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, और मतलब ये डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है, ठीक है, प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ मतलब सिस्टम है। बाकी इंडिया में या पूरी दुनिया में दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो लाइज करते हैं। एक तो है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, horizontal distribution of power. In horizontal distribution of power, we have studied about the executive, legislative and judiciary. तो यहां पर हम ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी ये वर्ड यूज हो रहा है, इसका ओरिजिनेशन जो है वो मॉन्टेस्क्यू ने किया था अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में। और वहां पे यहाँ पे देखिए आपकी मैंने क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल। आप लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक ही लेवल पे। मान लीजिए कि आपके 10th क्लास के फ्रेंड्स हैं, तो आप फ्रेंड से फ्रेंड की तरह टॉक करते हैं, वहां पर कोई मतलब लहजा नहीं होता है जी जनाब या इस तरीके का, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब लोग समझ लीजिए कि एक ही स्तर पर हैं, लेकिन दे चेक एंड बैलेंस टू ईच अदर, सब एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कैसे, अभी यहां पर हम लोग देखते हैं कि कैसे एक दूसरे को कंट्रोल। और ये क्वेश्चन क्या आता है मालूम है कि पहला तो ये पूछ देंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ टर्म्स ऐड कर देंगे, तीसरा कौन सा नहीं है, तो आपको 3 याद रखना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। ये फॉर्म हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिस्सा है, बाकी कोई चौथा जब होगा तो वो नहीं होगा। अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी कैसे एक दूसरे को कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी एक मिसयूज ना कर सके। तो मिसयूज ना कर सके पावर को, इसीलिए मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो सिस्टम हमारे मतलब जो है दुनिया में मतलब जो है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो फॉलो करते हैं। तो कैसे, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, कानून को बनाना। दूसरा चीज लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो लेजिस्लेटिव के अंदर जो है हमारा सबसे पहले तो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, आप लोग जानते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम देखें, यहां पर भी हम लोग फॉलो करते हैं किस सिस्टम को, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। जैसे यहां पर देख लीजिए कि कुछ चीजों में हम लोग जो है रिजर्वेशन देते हैं, तो रिजर्वेशन क्या करता है, ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर हम लोकसभा की सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें तो हमारे देश में टोटल जो सीट्स है लोकसभा की वो है आपके 545 अभी प्रेजेंटली, और 545 में 543 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, और जो 2 लोग होते हैं दे वर द नॉमिनेटेड एंड दे वर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है 2 लोगों को, और ये दोनों कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन होते हैं, ये सवाल पूछा जाता है कि जो लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है उनको कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कितने लोगों को करते हैं लोकसभा में, 2 लोगों को करते हैं। ये लोग कौन होते हैं, दे वर द एंग्लो इंडियन। तो ये लोग कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, इनको ये लोग चुनकर नहीं आते हैं। दूसरा, अभी हमने कहा कि 543 जो है ये इलेक्ट होकर आते हैं, मतलब जिसको हम लोग चुनते हैं।
और इन 543 में मतलब कि टोटल जो है वो 550 मैक्सिमम सीट्स हो सकते हैं इंडियन मतलब लोकसभा की सीट्स में, जिसमें से 530 लोग जो है वो राज्य से चुनकर आएंगे और जो 20 लोग हैं वो चुन करके आएंगे आपके यूनियन टेरिटरीज से, मतलब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये कितने हो गए हैं अब भारत में? 8 हो गए हैं। और स्टेट्स कितने हो गए? 28 हो गए हैं। तो 8 और 28 मतलब 28 राज्य और 8 मतलब यूनियन टेरिटरीज से चुनकर जो लोग आएंगे वो लोकसभा में बैठेंगे। दूसरी चीज कि हमने कहा अभी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें भाई? तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जनरल, इन तीनों में सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम लोग देखें तो 412 सीट्स जो है वो जनरल के लिए है, जनरल कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद 84 सीट जो है 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। और उसके बाद जो तीसरी थर्ड कम्युनिटी है दैट इज नोन एज शेड्यूल ट्राइब, वो है 47। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व की गई हैं। तो लोकसभा में भी देखिए अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को शो किया गया है कि अगर हम पावर्स जो है अलग अलग मतलब आपको रिजर्वेशन देंगे तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे सोसाइटी का कम होगा और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगा और सब इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचेंगे। दूसरी चीज है हमारा राज्यसभा। तो लोकसभा में अभी हमने कहा कि जो हमारा लेजिस्लेटिव है उसमें पार्लियामेंट भी आता है, जिसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। और दूसरा जो हमारा है ऑर्गन दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो कोई भी कानून हम बनाते हैं, चाहे मतलब जो है वो लोकसभा में पास हो चाहे राज्यसभा में पास हो, ठीक है, तो उसको फाइनली किनका साइन लेना जरूरी होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन सिर्फ मनी बिल को छोड़कर, मनी बिल इज ओनली प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मनी बिल में राज्यसभा के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं होती है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास भी उतना ज्यादा पावर नहीं होता। प्रेसिडेंट को भी पास करना जरूरी है अगर लोकसभा में पास हो गया है मनी बिल तो। लेकिन लेजिस्लेटिव में भी हम लोगों ने देखा कि कौन आते हैं? पार्लियामेंट अलोंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट में है जो है हमारा, अगर इसी के साथ देखें तो पार्लियामेंट के अंदर ही इंक्लूडेड है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चौथा जो फोर्थ पिलर है दैट इज मीडिया। मीडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि जो भी कानून बनता है वो हम तक कैसे पहुंचता है? मीडिया के थ्रू पहुंचता है। तो लेजिस्लेटिव का काम मेनली होता है कानून बनाना। और इनको कौन पावर देता है कानून बनाने का? हम लोग देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग जो भारत के नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 या 18 साल से ज्यादा है, थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, हर इलेक्शन में हम लोग वोट करते हैं और उनसे जो मेंबर ऑफ मतलब जो है पार्लियामेंट होते हैं वो चुने जाते हैं और वो फिर हमारे एवज में वो जाकर के कानून बनाते हैं। तो इस तरीके से जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना। उसके बाद दूसरा काम है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूशन, मतलब जो कानून बन चुका है उसको लागू करना। जो डीएम वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह, तो जो कानून मतलब लोकसभा ने बना दिया, मतलब लेजिस्लेचर ने बना दिया, उसको एग्जीक्यूटिव जो है वो लागू करने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई गलत काम मतलब जो है गलत कानून बना दिया लेजिस्लेटिव ने, ठीक है, तो उसको रोकने का अधिकार किसके पास है? तो जुडिशरी के पास है। तो जुडिशरी जो है वो फिर मतलब जो है आप अपना मतलब काम करना शुरू करते हैं कि अगर कोई गलत कानून बन गया है तो उसको इसीलिए कहा जाता है कि हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? तो मतलब आपका लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज नोन एज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। तो पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक। और इसको जुडिशरी को क्या कहा जाता है? मतलब जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसे कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। मतलब कि अगर कोई कानून बनकर निकला है, वो कानून सही है या गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। अब यहां पर देखिए कि जुडिशरी ने किसको कंट्रोल किया? लेजिस्लेटिव को कंट्रोल किया, ठीक, गलत कानून बनाने के ऊपर। दूसरी चीज कि जो जुडिशरी है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जैसे हम लोग देखिए कि चाहे चीफ इलेक्शन मतलब जो है आपके जो जुडिशरी के मतलब जो है आपके जो चीफ जस्टिस हो गए,
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इन सब को कौन मतलब जो है आपको इनको शपथ ग्रहण कराने का काम करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो इनडायरेक्टली मतलब जो है जुडिशरी सिस्टम एक तरीके से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर जो सिस्टम है वो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सब एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसे हम लोग चेक एंड बैलेंस पावर भी कहते हैं। चेक एंड बैलेंस, तो चेक एंड बैलेंस मतलब जो है कोई भी ऑर्गन गलत काम ना करे, उन सबको दूसरे के पास अधिकार है कि वो उसको रोक सके। इसीलिए मतलब जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों का मतलब जो है अपने पास कुछ पावर होना भी जरूरी है। जैसे कि हमारे देश में अगर देखा जाए कि जो जुडिशरी है दैट इज अगर देखा जाए तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है, गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी में होती है तब मतलब जुडिशरी सिस्टम जो है वो हमारा वर्क जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है। अगर गवर्नमेंट मतलब जो है वो आपके कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पर मतलब जो है उनके ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो वो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे कि इंदिरा गांधी के दौर में हम लोगों ने देखा कि वहां पर जो ज्यादातर जो जुडिशरी मतलब जो है डिसीजन थे वो कंट्रोल किए जाते थे मतलब जो है, और किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी भी मतलब सेम सिचुएशन अराइज हो रहा है, कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से, लेकिन ये होता है कि कुछ अच्छे काम भी होते हैं जो कोर्ट्स मतलब जो है हमारे कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर वो थोड़े मोड़े मतलब जो है हमारा डेमोक्रेसी है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अराइज होता रहता है, चलता रहता है। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है कि आपके ऊपर से नीचे मतलब हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ चलना। तो यहां पर है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद है स्टेट, और उसके बाद आता है लोकल, ठीक है, जिसे हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो कि आपके बेल्जियम में था। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट जो है तो सेंटर को कंट्रोल करता है स्टेट को और स्टेट कंट्रोल करता है लोकल को। लेकिन कुछ चीजों में अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर पावर जो है वो कानून बनाने का डिफरेंशिएट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है मतलब कुछ चीजों पर कानून बनाने का, अभी 100 मतलब जो है हो गया है, 100 चीजों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो इनके पास है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो है मतलब लगभग 60 चीजों के ऊपर और कानून बनाने का अधिकार है। लोकल के पास मतलब जो है आपके 47 चीजों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो अब यहां पर जो लिस्ट होता है वो जैसे कैसे होता है लिस्ट आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, तो यूनियन लिस्ट आपने सुना होगा, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फुल्ली अपने इसके ऊपर अथॉरिटी होती है कि वो अकेले कानून बना सकता है। जैसे अगर डिफेंस का मामला हो या फॉरेन रिलेशनशिप का मामला हो या फिर मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कोई मामला हो या मतलब जो है आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कोई मामला हो, तो इन सारी चीज़ों पर मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है। दूसरी चीज़ है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने राज्य के वेलफेयर के लिए मतलब जो है कानून बना सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हर राज्य की अलग अलग पुलिस होती है, तो पुलिस को मतलब जो है कंट्रोल करने के लिए ये अपना कानून बना सकती है। फिर उसके बाद इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करने के लिए अपना कानून बना सकती है, टैक्स कलेक्शन के लिए अपना कानून बना सकती है। तो इस तरीके से हर स्टेट का अपना मतलब कानून होता है जिस पे वो बना सकती है। उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका एजुकेशन आ जाता है, मैरिज आ जाता है, जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें जहां पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास हो, सेंटर और स्टेट दोनों के पास हो, ऐसे लिस्ट को हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। और जब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जब कानून बना रहे हो तो एक दूसरे में मतलब जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उस दौरान
कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सामने आता है? दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हैज द अथॉरिटी टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन और स्टेट के बीच का जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। इसीलिए हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसके बाद मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सारी चीजें थी। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अब लेंगे कि क्या क्या मतलब जो है क्वेश्चन आपके जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो इससे रिलेटेड हैं आपके चैप्टर से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। Now our first question is, that is in which part of the Sri Lanka is the Sri Lankan Tamil concentrated? मतलब श्रीलंका के, तो क्वेश्चन क्या है? in which part of the Sri Lanka, श्रीलंका के किस हिस्से में श्रीलंकन तामिल्स वर कंसंट्रेटेड? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, मान लीजिए कि ये हमारे श्रीलंका है और श्रीलंका के ये जो एरियाज है, तो ये एरियाज किधर है भाई? नॉर्थ है ये, और ये क्या है? ईस्ट है। तो वेयर दे आर कंसंट्रेटेड श्रीलंकन तामिल्स? तो श्रीलंकन तामिल्स वर कंसंट्रेटेड at north and east part of श्रीलंका। तो ये आपका आंसर हो गया कि क्या आंसर हो गया कि किस जगह पे श्रीलंकन तामिल्स जो है वो कंसंट्रेटेड थे? तो नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। दूसरा सवाल है आपका, विच रिलीजन इज फॉलोड बाय द सिन्हिला स्पीकिंग पीपल? तो जो लोग सिन्हिला भाषा बोलते थे वो लोग किस रिलीजन को मानने वाले थे? तो सिन्हिला भाषा बोलने वाले जो लोग थे, ठीक है, दे बिलोंग्स टू बुद्धिज्म रिलीजन। तो किस मतलब जो है रिलीजन को ये लोग बोलने वाले, मतलब जो है जो भाषा थी इनकी, मतलब सिन्हिला लैंग्वेज वालों की, तो इसको कौन सा धर्म को मानते थे ये लोग? तो बुद्धिज्म मतलब जो है रिलीजन को ये लोग फॉलो करते थे, गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे। तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल है हमारा, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? तो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, हम लोगों ने वहां पर डिफरेंशिएट भी किया था कि बेल्जियम में जो इथनिक कंपोजिशन है और ब्रसेल्स में, तो ब्रसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। तो इसको लिखने की शायद जरूरत है नहीं। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस? अब ये सवाल बहुत अच्छा है कि कौन सा लैंग्वेज बोलते थे मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस? तो बेल्जियंस जो लोग थे, बेल्जियंस जो मेजॉरिटी जो बोलने वाले लोग थे, ये कौन से मतलब जो है आपके लैंग्वेज जो है वो बोला करते थे? तो बेल्जियम में हम लोगों ने देखा कि वहां पर डच बोलने वाले ज्यादातर लोग थे, और इसी के जस्ट उल्टे ब्रसेल्स में जो है फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा लोग थे। ब्रसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा लोग थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द 80% पीपल ऑफ ब्राजील्स? ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया हमारा फ्रेंच। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच मेजर सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका? कौन सा सोशल ग्रुप सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड था श्रीलंका में? तो दे वर द सिन्हिलाज कम्युनिटीज। तो ज्यादातर जो सोशल ग्रुप था वो सिन्हिलाज कम्युनिटीज का था, लगभग मतलब 80% लोग जो है वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, क्योंकि मतलब सिन्हिलाज कम्युनिटीज जो थी ये बौद्ध रिलीजन को मानने वाली थी। ठीक, दूसरा मतलब इन्हीं का पूरे श्रीलंका के ऊपर मतलब जो है शासन था, क्योंकि मेजिटोरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट श्रीलंका में एग्जिस्ट हो रहा था, और आपके मतलब जो बेल्जियम था वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which language was declared as the only official language of Sri Lanka by the act passed in 1956? 1956 में श्रीलंका ने कौन से लैंग्वेज को मतलब पास किया था? तो 1956 एक्ट के तहत श्रीलंका में सिन्हिला लैंग्वेज जो है
इनको उन्होंने पास किया था और इनमें यह कहा था कि जितने भी मतलब वहां पर श्रीलंका में लोग हैं जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब स्कूल्स में कॉलेजेस में और भी मतलब जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज में उनको मतलब जो है गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा, बाकी जो तमिल्स लैंग्वेज थे उनको एक्सक्लूड किया गया। तो इस तरीके से 1956 एक्ट के तहत जो है श्रीलंका में सिन्हला का मतलब जो लैंग्वेज था उनको मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका कि इन विच ईयर श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो फरवरी, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो 4 फरवरी 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका जो है बिकम इंडिपेंडेंट, श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट। श्रीलंका जो है वो आज़ाद हो गए थे 4 फरवरी 1948 को और इसके बाद से मतलब जो है फिर वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स अराइज हुआ, सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब डेवलप हुए, ठीक है, कोल्ड वॉर शुरू हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने खुद पहले ही ऑलरेडी देख रखा है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका इज करेक्ट। बेल्जियम और श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग था इनमें से कौन सा है? इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन। Next, in Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking majority. The Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their life, culture, language and equality. The transformation of Belgium from the unitary government to a federal one prevented the division of country on linguistic lines. ये सही है आपका। इसमें क्या है कि बेल्जियम ने मतलब ट्रांसफॉर्म किया था अपना, पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल जो है वो कंट्रोल करते थे सारे मतलब स्टेट्स को, लेकिन मतलब जब 1970s से और 1993 के बीच में मतलब बेल्जियम को ये समझ आने लगा कि हम लोगों को जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारे कंट्रीज का जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं होगा, तो इस वजह से उन्होंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चेंज करके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मतलब यूज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि how many times the constitution of Belgium was amended between 1970s and 1993। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1973 और 1990 के बीच में कितनी बार मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी 1970 और 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार चेंज हुआ था? 4 टाइम्स, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि who lead the non sharing of power। ठीक है, तो peace among all the communities, the tyranny of the majority and the oppression of minority। तो यही है कि कौन मतलब तो मेजॉरिटी जो है उसका शासन होना और मतलब माइनॉरिटी को ऑप्रेस करना, उनको दबाना, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। तो ये जब इस तरीके का रहेगा तो पावर क्या होगा? नॉन शेयरिंग होगा, मतलब वहां पर शेयर नहीं किया। तो श्रीलंका के जो सिन्हलाज कम्युनिटीज के लोग थे, जो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग थे, उन लोगों ने बाकी जो इंडियन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, उनके साथ अपने पावर को शेयर नहीं किया और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा वहां पर कोल्ड वॉर जो है वो स्टेबल होने लगा, वहां पर श्रीलंका में डेवलप होने लगा। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। कौन सा देश के अंदर फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है? इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका, बोथ ए एंड बी। तो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी, इंडिया एंड बेल्जियम। तो इंडिया, बेल्जियम, इन जगहों पे कौन सा मतलब जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक, तो इस तरीके से ताकि जो हमारे सोसाइटीज का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए और पावर शेयरिंग अच्छी तरीके से हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। तो चेक एंड बैलेंस कहां पर होगा? जहां पर सब एक ही लेवल पर होंगे। तो हमने बताया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीनों एक ही लेवल पर हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्या है? हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल पे मतलब जो है आपका क्या होगा? तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। उसके बाद है आपका विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका विद द एक्ट ऑफ 1956। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किसको डिक्लेयर किया गया? तभी हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, सिन्हला को।
तो इस तरीके से अब आप मतलब जब क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आसानी से आप मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि दो कंट्रीज़ का हम लोगों ने डिफरेंसेस देखा, एक तो बेल्जियम था हमारा और दूसरा श्रीलंका था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिली होंगी कि हम लोग जो है पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सब की क्या ज़रूरत है, स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, क्यों ना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे देश को चलाती है। तो जब कहीं पर यूनिट बड़ा होता है तो हर चीज़ के ऊपर कोई एक मतलब जो है हर चीज़ को नहीं चला सकता है। आपको पावर को पहले भी जब हम लोग अगर बात करें 7th और 8th सेंचुरीज में, तो पहले जो राजा होते थे, राजा अपने सबऑर्डिनेट्स को, जिनको समांथास कहा जाता था, उनको अपने पावर्स रिडिस्ट्रीब्यूट करते थे। मतलब उनको उनके रीजन का मतलब हेड बना दिया जाता था, ठीक है। तो बाद में मतलब उन्हीं हेड लोगों ने मतलब सरकार के ऊपर जो है, जैसे अभी देख लीजिए सीधा आपके के जो आपके नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो पहले प्रधान मतलब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, फिर उसके बाद जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा और वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हमारे देश में ये सिस्टम है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब जो है सरकार हो, उसी की स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार हो। तो पावर ताकि फंक्शन मतलब कर सके हमारा स्टेट अच्छी तरीके से, इसलिए स्टेट को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं, सेंटर को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं, और लोकल जो कम्युनिटीज़ हमारी है जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में डेवलप किया गया। हालांकि पंचायती राज जो है वो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है हमारे देश में, और सबसे पहले ये राजस्थान में था। 2 अक्टूबर 1956 में सबसे पहला पंचायत सिस्टम वहीं पे डेवलप हुआ था। दूसरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाया गया, और ये भी पास हुआ था 1992 में। तो 1992 में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और जो हमारा मतलब पंचायती राज सिस्टम है, इन दोनों को ऐड किया गया हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट हम लोगों ने देखा कि पहले कहाँ पर बना था, तो मतलब जो हमारा बेल्जियम था वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो बन चुका था, जिसकी वजह से हमारे श्रीलंका में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता रहा, और जो बेल्जियम था उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। तो अब अगर आप लोगों को ये पूछा जाए सिंपली कि ये बताइए कि सिन्हिला जो है वो कौन सी मतलब जो है सिन्हिला लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो किस रिलीजन को प्रीफर करते थे, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते थे। दूसरा, अगर हम लोग कहें कि इंडियन तमिल्स जो हैं वो किस जगह पर कंसंट्रेटेड थे, तो इंडियन तमिल्स वर कंसंट्रेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। ये भी बहुत आसान है। तो ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर हमारा हमें प्रोवाइड करता है कि जो फंक्शन है हमारे कंट्रीज़ का वो अच्छी तरीके से हो और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाए। और जब कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो मतलब जो है बहुत अच्छी तरीके से होगा, और किसी भी रीजन, किसी भी स्टेट, किसी भी मतलब जो है कंट्री का जो सिस्टम होगा वो अच्छी तरीके से रन करेगा, और वहाँ के लोग जो है उसकी वजह से खुशहाल रहेंगे। अगर हम श्रीलंका का देखें तो श्रीलंका हमारे देश से SDI में बहुत आगे है। श्रीलंका का अगर देखें तो श्रीलंका जो है वो उसका रैंक 67 है अगर हम लोग बात करें, और इंडिया का अगर हम लोग रैंक देखें अगर HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो 100 मतलब जो है 32 रैंक है हमारे देश का, ठीक है, और उसका 67 है। तो कितना आप ये कहिएगा सर अगर HDI मतलब जो है श्रीलंका का अच्छा है, इसका मतलब श्रीलंका में, लेकिन वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स, जो सोशली प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर अलग अलग मतलब जो है लाइज करता है। तो ओवरऑल वहाँ पर देख करके HDI निकाला जाता है, लेकिन हमारे देश का जो HDI है वो मतलब जो है इस तरीके से वो चल रहा है। तो आप HDI में देखेंगे तो श्रीलंका बेहतर कंडीशन में है एज कंपेयर टू द इंडिया। तो थोड़ा सा HDI के बारे में मैं बता दूं, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, और HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेज़र करने के लिए मतलब पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे महबूबुल हक साहब, और इंडिया के साइंटिस्ट हैं अमर्त्य सेन। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था और भारत रत्न भी मिला है इनको। तो दोनों ने मिलकर के 3 इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ किए थे, ठीक है, और
अलग अलग मतलब दो सोशल इंडिकेटर्स था। तो एक सोशल इंडिकेटर में आपका था हेल्थ और दूसरा एजुकेशन, और एक इकोनॉमिक इंडिकेटर था दैट इज द पर कैपिटा इनकम। ठीक, तो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम। तो हेल्थ की अगर हम लोग बात करें कैसे पता लगाएंगे, थ्रू द लॉन्जिविटी कि कितने साल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितने साल आप जिंदा रहते हैं, और एजुकेशन में है लिटरेसी की मदद से। तो आप लोग मतलब जो है लिटरेसी क्या होती है, द पर्सन of 7 years of old, those who can read and write in any languages of India, they were known as the educated। मतलब जो लोग 7 या 7 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, जो लोग अपना नाम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसे हम लोग मतलब जो है लिटरेट मानते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम, दे आर नोन एज द पर कैपिटा इनकम। इस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम जो है वो निकाल लेते हैं कि एक इंसान की इनकम जो है वो कितनी है। तो ये 3 इंडिकेटर्स की मदद से उन्होंने मतलब HDI जो है वो निकाला था। और इसमें से हमेशा से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इंडिकेटर्स इनमें से कौन सा नहीं है। 3 तो ये 3 रहेंगे ही, चाहे आपको हेल्थ की जगह पर मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिल जाए या फिर लॉन्जिविटी मिल जाए, एजुकेशन की जगह पर आपको लिटरेसी भी दिखने को मिल सकता है, और पर कैपिटा इनकम की जगह पर आपको GDP भी मिल सकता है। तो इस तरीके से HDI जो है हमारा वो मतलब जो है आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से, और अब हम लोग मतलब जो है नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।